शाम के 5 बजने को एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। डिबेट का नंबर 1 शो दंगल आप देख रहे हैं। बात लगातार दिल्ली की हो रही है, खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका तारुफ एक बार फिर से आपसे कराऊं। उसके पहले आपको बताते चले, दिल्ली को तीसरी बार महिला मुख्यमंत्री मिल चुकी हैं। आम आदमी पार्टी की बड़ी नेता आतिशी ने शपथ ले ली है, उनके साथ 5 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। सभी की तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली शराब घोटाला नीति में बेल पर चल रहे अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा देकर सभी को चौंकाया था। मंगलवार को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा दिया था और उसके बाद यह साफ कर दिया था कि दिल्ली की कमान आतिशी को सौंपने जा रहे हैं। आज आतिशी ने इमरान हुसैन, मुकेश अहलावत, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, कैलाश गहलोत के साथ शपथ ले ली है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बताते चले, आतिशी दिल्ली की सबसे कम उम्र की महिला मुख्यमंत्री बनी है। देश की तीसरी सबसे कम उम्र में सीएम बनने वाली वो महिला नेता बन चुकी हैं। आपको बताते चले, दिल्ली अब देश का एकमात्र ऐसा राज्य बन चुका है जहां पर 3 महिला मुख्यमंत्री बनी है। महिलाओं को लेकर, उनके वोट को लेकर नए सिरे से लड़ाई इस वक्त मौजूदा दौर में चल रही है। हर एक पार्टियां महिला वोटर्स को लुभाने की कोशिश करती हैं। ऐसे में दिल्ली में यह नया रिकॉर्ड बना है और दिलचस्प यह है कि तीनों अलग अलग पार्टियों से रही हैं। पहली बार किसी महिला को कमान देने का काम अगर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में किया, सुषमा स्वराज के तौर पर। हालांकि सिर्फ 52 दिनों तक ही वो सरकार में रह पाए। उसके पहले साहिब सिंह वर्मा थे, मदन लाल खुराना। 5 सालों तक दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जब 1993 में सत्ता में आई थी, तब से 1998 तक 3 चेहरे वो बदल चुकी, लेकिन 5 सालों के बाद उसको कामयाबी नहीं मिल पाई। शीला दीक्षित कांग्रेस पार्टी की ओर से जब सत्ता में आती है तो 15 सालों तक लगातार उनकी ओर से सत्ता का संचालन किया जाता है, शानदार मुख्यमंत्री के तौर पर। और आज भी जब भी दिल्ली के डेवलपमेंट की बात होती है तो दिल्ली के शिल्पी के तौर पर, यानी कि सजाने संवारने का जो काम किया गया है, शीला दीक्षित को बार बार, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हैं, विपक्ष के लोग हों, उनको इस बारे में श्रेय देते हैं। और अब चुनौती आतिशी के सामने है। 4 महीने के बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव होंगे। ऐसे में आतिशी क्या कमाल करेंगे आम आदमी पार्टी के लिए, देखना महत्वपूर्ण होगा। 43 साल की आतिशी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। पंकज जैन हमारे संवाददाता लगातार राजभवन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, अब आतिशी यहां से क्या करने वाली हैं, कहां जाएंगी? आज बड़ा दिलचस्प, जरा वो तस्वीरें दिखाइए जब आकर उन्होंने अरविंद केजरीवाल के पैर छुए। और कुछ रंगों का भी सियासत में बड़ा महत्व होता है, अगर वो तस्वीरें हम दिखा पाए। यहां पर देखिए, पहले उन्होंने महिला मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। तीसरी महिला मुख्यमंत्री राजधानी दिल्ली के वो बन चुके हैं। दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य बन चुका है जिसने 3-3 महिला मुख्यमंत्री इस देश को दिए हैं। अपने आप में ये रिकॉर्ड भी है, कमाल की बात है। वो तस्वीरें दिखाऊंगी और उसके बाद देखिए, नीले रंग की साड़ी पहनकर आज आतिशी पहुंचती हैं शपथ लेने के लिए और ब्लू रंग की शर्ट में हम हमेशा अरविंद केजरीवाल को देखते हैं, अक्सर वो नजर आते हैं। पंकज, रंगों का भी बड़ा खेल होता है, लेकिन अब आतिशी क्या करेंगी, कहां जाएंगी, किस तरह से कामकाज का संचालन करेंगी, कैसे आगे बढ़ेंगी, जरा विस्तार से बताइए उसके बारे में। पंकज, ये तस्वीरें आपके सामने। पंकज, बिल्कुल, नेता को ध्यान रखना होता है कि वो जनता के बीच जा रहे हैं तो उनका अंदाज क्या होना चाहिए। लेकिन जो सवाल आपका है वो बहुत अहम है, क्योंकि अब से महज 80 दिन के बाद कभी भी आचार संहिता लगने के आसार होंगे। और ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी सरकार का और खासतौर से आतिशी का, आपको मैं एक अहम बात बताता हूं चित्रा, आतिशी जब मंत्री थी तो उनके पास 13 से ज्यादा विभाग थे और उन सभी विभागों की वो जिम्मेदारी संभाल रही थी। और संभावना यही है कि कुछ विभाग अगर हम अन्य मंत्रियों को भी दे दें तो 10 से ज्यादा या 10 के आसपास विभागों की जिम्मेदारी वो संभालते हुए नजर आएंगी, क्योंकि उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी तमाम मंत्रियों के साथ और उनके विभागों के साथ कोऑर्डिनेट करने की। बाकी संभावना यही नजर आती है कि जो पुराने मंत्री हैं उन मंत्रियों को उनके पुराने ही विभागों की जिम्मेदारी दे दी जाएगी। तो फिलहाल देखना होगा कि नोटिफिकेशन कितनी देर में आता है। और जो नए मंत्री हैं उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा नजर आता है कि राजकुमार आनंद जो पूर्व मंत्री थे, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था, वो दूसरी पार्टी में चले गए, उनके विभागों की जिम्मेदारी ट्रांसफर कर दी जाए। तो जाहिर है अब कामकाज स्पष्ट है, सबको बता दिया गया है कि आपको अब सीधे कामकाज में जुटना है। यह भी संभावना है कि कैबिनेट मीटिंग जो है कल रविवार का दिन होगा और सोमवार के दिन अंजाम दिया जा सके। तो जाहिर है कि कामकाज की जो शुरुआत है वो दफ्तर खुलते ही हो जाएगी और उसकी तस्वीर भी नजर आएगी। चित्रा। आशुतोष जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं पंकज। आशुतोष जी, पंकज, दिल्ली में तो कायदे से 7 मंत्री हो सकते हैं, 6 नहीं शपथ क्यों ली है? बिल्कुल
बिल्कुल ऐसा लगता है कि अब वो किसी नए समीकरण के जरिए विवाद नहीं खड़ा करना चाहते हैं आशुतोष जी, और कोशिश यही है कि चुनाव आने वाला है और किसी नए समीकरण की अगर एंट्री होती है तो जाहिर है चुनाव का समीकरण भी बिगड़ सकता है। तो ये एक मुझे राजनीतिक तौर पर वजह नजर आती है। आशुतोष जी, कौन सा बड़ा फैसला मुख्यमंत्री बनने के बाद आतिशी की ओर से लिया जा सकता है, इस बारे में क्या कोई भी जानकारी देंगे आप? क्योंकि हमने देखा है जब से 177 दिनों तक जेल के भीतर अरविंद केजरीवाल को रहना पड़ा था और उसके बाद कोई भी महत्वपूर्ण कामकाज हो नहीं पाया था दिल्ली की बेहतरी के लिए। हालांकि दावे तो बहुत किए जाते रहे, लेकिन अब आतिशी चूंकि महिला मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुकी हैं, कभी भी आपने जानकारी दी कि आगामी वक्त में आचार संहिता लग सकती है। ऐसे में दिल्ली की जनता को लुभाने के लिए नई नवेली मुख्यमंत्री बनी आतिशी कौन कौन से बड़े फैसले ले सकती हैं जिसके जरिए आम आदमी पार्टी को चुनाव में फायदा हो, उसके बारे में क्या जानकारी देंगे पंकज आप? देखिए चित्रा, जो जानकारी हमें है अभी तक, पिछले बजट में जो तमाम ऐलान हुए थे उस पर अहम फोकस रहेगा। सबसे जो बड़ी योजना है वो 1,000 रुपए महिलाओं के खाते में पहुंचाने की है। इसे लेकर कई बैठकें भी हुई है। जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई उसके बाद भी जुलाई के महीने में इस लाडली योजना को लेकर भी बैठक हुई थी। इस योजना के तहत 1,000 रुपए तमाम महिलाओं के खाते में पहुंचाने का ऐलान किया गया था। तो ऐसा लगता है कि जब कैबिनेट होगी और इन तमाम दिनों में इस योजना को खास तौर से लागू करने की कोशिश रहेगी आम आदमी पार्टी सरकार की। उसकी वजह भी यह है क्योंकि इस पूरे मुद्दे को लेकर एक बड़ी भूमिका तैयार की थी आम आदमी पार्टी के नेताओं ने और तमाम मंत्रियों ने, और ऐसे में भाजपा की नजर भी रहेगी इस योजना पर, इस ऐलान पर कि क्या ये लागू हुआ या नहीं। और ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा आने वाले चुनाव में बन सकता है। तो जाहिर है सबसे पहले मुझे लगता है कि इसी पर फोकस रहने वाला है सरकार का। अब वो क्या जल्द हो जाएगा या आने वाले समय होगा, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। चित्रा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। पंकज जैन हमारे संवाददाता राजभवन से पूरी जानकारी देते हुए आगे आने वाले वक्त में कौन कौन से वो बड़े कामकाज आतिशी बेहद कम दिनों में करने वाली हैं, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि यहां से अग्नि परीक्षा आम आदमी पार्टी के लिए शुरू हो चुकी है। संगीत रागी जी, आशुतोष जी स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जफर इस्लाम राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियंका कक्कड़ जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता मौजूद हैं और इसी के साथ ही संजय कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रियंका जी, सबसे पहले तो आपको बधाई। नई नवेली एक तरह से मुख्यमंत्री, ये जो सरकार है जिसका प्रारूप हम इन चेहरों के रूप में देख रहे हैं, आतिशी जो तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य जिनको राजधानी दिल्ली में प्राप्त हुआ, आप बताइए वो कौन कौन से कामकाज हैं जिनको लेकर आप लोग आगे बढ़ेंगे और ये बताएंगे कि भ्रष्टाचार के जो आरोप बीजेपी की ओर से लगाए गए या जिस कारण 177 दिनों तक आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को जेल के भीतर रहना पड़ा, आप बीजेपी को उसके लिए दोष देंगे और कौन कौन से कामकाज हैं जिनके जरिए आपकी ओर से दावे किए जाएंगे कि बहुत प्रतिबद्ध है आप दिल्ली की जनता के लिए? देखिए, सबसे पहले तो सभी को नमस्ते। चित्रा जी, देखिए, बेल देते समय ही सुप्रीम कोर्ट और माननीय ईडी कोर्ट ने सीबीआई के खिलाफ बहुत कड़ी टिप्पणियां की और ईडी के खिलाफ भी कहा कि द्वेष की भावना से काम कर रही थी ईडी, और उसके बाद बेल मिली। ऐसी बेल मिलने पर इतनी अच्छी टिप्पणियों के बाद भी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया क्योंकि भाजपा ने एक ईमानदार आदमी पर अपना कीचड़ फेंकने की बहुत कोशिश की, जो बात उनको नापसंद थी, और उन्होंने फैसला किया वो अग्नि परीक्षा देंगे अपनी जनता के बीच जाकर। साथ ही जहां तक बात है, देखिए 4 महीने में जब तक भी चुनाव नहीं होते, आतिशी जी ये सुनिश्चित करेंगी कि जो बार बार एलजी द्वारा काम में दिल्ली में रोड़े अटकाए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप सोचिए फरिश्ते स्कीम थी हमारी, जिसमें एक घायल व्यक्ति को उठाकर कोई भी अस्पताल ले जा सकता था, उसको रिवॉर्ड मिलता और उससे पुलिस अननेसेसरी पूछताछ नहीं करती। ये स्कीम रोक दी भाजपा ने, बताओ। जैसे हमारी फ्री बस महिलाओं की सर्विस है, इसके विरोध में भाजपा पहले भी जमीन पर उतरी। शपथ ले ली है प्रियंका जी, अब तो आपके चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए। आज भी भाजपा ही को कोसेंगी या कुछ नया भी बताएंगे कि क्या करने जा रही है आपकी ये नई नवेली सरकार? प्रियंका जी, चित्रा जी, आपने मुझसे पूछा कि आतिशी जी के क्या काम होंगे, और मैं आपको सबसे पहले बता रही हूँ कि भाजपा एलजी द्वारा जो हमारे काम रोकती है, ये इंश्योर करेंगी आतिशी जी कि उनमें से कोई काम न रोक पाए, और दूसरा वो इंश्योर करेंगी, सुनिश्चित करेंगी
कि चौथी बार भी मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी ही बने। तो मैं आपको उदाहरण दे रही थी कि कैसे भाजपा ने लगातार हमारे दिल्ली में काम रोकने का काम किया है। महिलाओं की फ्री बस यात्रा होती है तो भी विरोध में होते हैं, रोकने की मांग कर रहे हैं। आप सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी को तो यह कहना चाहिए कि दिल्ली में केजरीवाल ने सिर्फ दिल्ली की महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा की, मैं पूरे देश की महिलाओं के लिए करता हूं। पर नहीं, वो अपने एलजी द्वारा ये भी रुकवाना चाहते हैं। वो अपने एलजी द्वारा इलेक्ट्रिसिटी के दाम दिल्ली में बढ़ाना चाहते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में कल ही किया है। 250 टाइम्स दाम बढ़ा दिए वहां पे 1 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए, और 118 टाइम्स दाम बढ़ा दिए 5 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए। ठीक है, आप ये कह रही हैं कि यूपी में दाम बढ़ाए गए और आतिशी की कोशिश ये होगी कि चौथी बार अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने, इसके लिए सरकार कामकाज करे। बड़ा दिलचस्प है ये जो लाइनें आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की ओर से बोली जा रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों से इसके मतलब मायने हम समझेंगे, लेकिन उसके पहले जफर इस्लाम साहब, आपकी टिप्पणी। आतिशी के तौर पर नया मुख्यमंत्री मिल गया है, आप लोग लगातार आरोप लगा रहे थे कि जेल से कोई काम नहीं हो रहा है, बाहर निकलकर भी कोई कामकाज वो नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास इसके अधिकार नहीं है। अब तो नया मुख्यमंत्री भी मिल चुका है, बधाई कैसे देंगे आप और किस तरह से देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के गर्मजोशी को, जफर साहब? देखिए चित्रा जी, पहले तो मैं, चूंकि उन्होंने शपथ लिया है इसलिए उनको बधाई देना चाहता हूं। आतिशी जी को, वो मुख्यमंत्री जी का शपथ लिया है और इसलिए उनको बधाई देता हूं। लेकिन उन्होंने शपथ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए होगी, संविधान की, लेकिन असली में शपथ, मन से जो शपथ उन्होंने केजरीवाल जी के लिए होगी। वो क्या करेंगी? एक प्रॉक्सी सीएम क्या कर सकती है? कोई सीएम बनता हो और यह कहे कि मैं सीएम सिर्फ कहलाने के लिए बन रही हूं, मेरा रोल जो है वो मेरा सरकार जो है वही डिसाइड करेंगे और उनका ही झोला लेके मैं घूमती रहूंगी, ये सही नहीं किसी भी सरकार के लिए। ये कहीं भी सही नहीं है कि मैं आगे भी सरकार उनको बनाना चाहती हूं मुख्यमंत्री, इसलिए मैं काम करूंगी। ये कैसी भाषा है भाई? इसका मतलब आपने सिर्फ, जैसे यूपीए ने अपने करप्शन को छिपाने के लिए इंडिया अलायंस कर लिया, वैसे इन्होंने चेहरा बदलिया करप्शन को छिपाने के लिए। लोगों की शिकायत क्या है इनसे? लोगों की यह शिकायत है कि जब 2013-14 में आए थे तब इन्होंने कहा था कि हम करप्शन से लड़ेंगे, लेकिन किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी जो करप्शन से लड़ने की बात कर रहा है वो खुद ही इतना करप्ट निकलेगा। और उनके इशारे पे चलने वाले जो लोग हैं पार्टी में, जो एकदम खास लोग, उनमें से आतिशी जी हैं, जो इनके कॉन्फिडेंस है जिन पे उनको सामने चेहरा कर दिया ताकि करप्शन का जो इनका जो पूरा कारोबार चल रहा है वो चलता रहे। और इसीलिए इन्होंने चेहरा बदला है कि कहीं हो सकता है कि करप्शन का कारोबार तो चलता रहेगा, चेहरा बदल के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेंगे। अब ये बार बार कहते हैं कि मैंने त्याग दिया। क्या त्याग दिया भाई? आप 4 महीना और रह जाते वैसे जैसे 6 महीना जेल के अंदर रहे थे। आप अपने कमरे, अपने घर से ऑपरेट करते, आप ठीक है दफ्तर नहीं जाते, लेकिन आपको मुख्यमंत्री नहीं इसलिए रहना था इसलिए कि आपको अपने आप को दिखाना चाहता कि मैं कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हैं, विक्टिम कार्ड खेलना था। हकीकत है ये, मैं इनको बता देना चाहती हूँ। अभी कह रही थी आपकी प्रवक्ता कि केजरीवाल जी को चुन के वापस आने के लिए सब किया जा रहा है, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर है। इस जनता के दरबार में तो हारेंगे ही बुरी तरह, लेकिन उसके बावजूद याद रखना चाहिए कि अगर चुन के भी आ जाते तो भी ये चीफ मिनिस्टर का रोल नहीं अदा कर पाते, इसलिए कि ये जो रिस्ट्रिक्शन है वो सर्वोच्च न्यायालय ने लगाया है और वो रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करना ही पड़ेगा आगे भी, अभी भी और आगे भी। इसलिए कि उन्होंने करप्शन किया है, ये सारे इल्जाम उन पे हैं और उनको ही इसकी जवाबदेही देनी है। ऐसा नहीं कि अभी तो थोड़ा जनवरी फरवरी का इंतजार कर लेते हैं, जनता के अदालत में क्या फैसला होता है। लेकिन यकीनन ये बात एक और बात में जो फैसला होता है इसका मतलब ये नहीं कि करप्शन के आरोपों से मुक्ति मिल गई, उसके लिए तो आपको अदालत का दरवाजा ही खटखटाना होगा। लेकिन चुनाव के अपने बहुत ज्यादा मायने और मतलब होते हैं, इसी वजह से दोनों ही पार्टियों की ओर से पूरा दांव लगाया जा रहा है। मैं आ रही हूँ बीजेपी आम आदमी पार्टी के बीच। अब आतिशी के रूप में नया मुख्यमंत्री मिल गया है, लेकिन आरोप वही पुराने हैं, वही पुरानी बातें, वही एक दूसरे के ऊपर बातें मढ़ी जा रही हैं, जिसको लेकर पिछले 6 महीने से हम देखते हुए चले आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आतिशी के तौर पर अगर नया मुख्यमंत्री मिला है दिल्ली की जनता को, तो उसके साथ ही कुछ आंकड़े बताने जरूरी हैं। महिला वोटर्स की बात करते हुए नए सिरे से अपने स्टूडियो के मेहमानों से आगे बढ़ेंगे। आपको बताते चले कि
2016 के अगस्त महीने तक इस देश में एक ऐसी स्थिति रही जब 5-5 महिला मुख्यमंत्री एक साथ रही। उसके बाद ये ऐसा दौर गायब हुआ जिसके बाद हमने देखा एकमात्र पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रही। और अब इस देश में मौजूदा वक्त में आप देखेंगे तो आतिशी के तौर पर यानी कि 2 राज्यों में महिला मुख्यमंत्री हो चुकी हैं। 2016 में ममता बनर्जी, जयललिता, वसुंधरा राजे सिंधिया, आनंदीबेन पटेल, महबूबा मुफ्ती रही। लेकिन 2018 के बाद यह पहला मौका है जब देश के 2 राज्यों में महिला मुख्यमंत्री अब होने जा रही हैं। इसी के साथ ही साथ कुछ और आंकड़े मैं निकालकर लाई हूं। देखिए यहां पर 45 साल से कम उम्र की अगर महिला मुख्यमंत्रियों का हम जिक्र करें, वैसे आतिशी 17वीं महिला मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी जगह इस देश में बना रही हैं। इसके पहले 17 महिला मुख्यमंत्री हो चुकी हैं। उनमें से कुछ महिला मुख्यमंत्री ऐसी रही हैं जिनके कार्यकाल कई बार रिपीट हुए हैं, जिनमें आप मायावती जी की बात कह सकते हैं, जयललिता की बात कह सकते हैं, आप ममता बनर्जी, और भी कई चेहरे हैं। लेकिन यहां पर आपको बताते चले, मायावती 39 साल की उम्र में वो पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। राबड़ी देवी बिहार की 42 सालों की उम्र में बनी थी। जयललिता 43 सालों की उम्र में बनी थी। आतिशी 43 साल की उम्र में उन्होंने दिल्ली की कमान संभाली है। हालांकि दिल्ली की सबसे कम उम्र की महिला मुख्यमंत्री होने का रिकॉर्ड उनके नाम हो गया है। उमा भारती 44 साल की उम्र में मध्य प्रदेश की कमान उनकी ओर से संभाली गई थी जब 10 सालों के शासन को तोड़कर वहां पर आपको बता दें बीजेपी की सरकार एमपी में बनी थी। उसके बाद शशिकला काकोडकर 38 साल की उम्र में सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पर है। शशिकला काकोडकर गोवा की मुख्यमंत्री ये बनी थी। इसके अलावा नंदिनी सतपथी जो कि ओडिशा की मुख्यमंत्री 41 साल की उम्र में बनी थी। और सैयदा अनवर जी असम की 44 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बनी थी। मजेदार बात है कि नंदिनी सतपथी इलेक्शन इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से हार गई थी, लेकिन उड़ीसा को रिटेन किया था, यदि मेरी मेमोरी ठीक है तो। यानी कि उड़ीसा को नंदिनी सतपथी ने रिटेन किया था। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपने बहुत सही अच्छा कहा कि देखिए मुख्यमंत्री महिला ले आने से ये कोई गारंटी नहीं है कि महिलाओं का वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी से शिफ्ट करके या पूरा का पूरा एन ब्लॉक वोटिंग जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ हो जाएगा। और मैं बार बार ये सुन रहा था कि देखिए हम ये करने वाले हैं, ये करने वाले हैं। आपको काम करने से रोका किसने था? पॉल्यूशन पर आपने सबसे पहले जब भी होता था तो आप एक्यूज किसको करते थे? आप पंजाब को करते थे। जब पंजाब में आपकी सरकार बन गई तो आपने हरियाणा को कोसना शुरू कर दिया। पानी की जब किल्लत हुई तो आपने हिमाचल प्रदेश सरकार को कोसना शुरू किया, फिर हरियाणा को कोसना शुरू किया। आपने दूसरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालने। आम आदमी पार्टी की एक प्रतिक्रिया में निकली हुई पार्टी है और ऐसी पार्टियों का हाल ये होता है कि वे हमेशा दोषारोपण के लिए एक पंचिंग बैग उनको चाहिए। तो जो भी काम हो, गलती इनकी अपनी भी हो लेकिन ये दोषारोपण दूसरे पर करेंगे। राज्यपाल ने हो सकता है कि नीतिगत कुछ आपके फैसले पर रोक लगाया हो और हो सकता है कि वो राजनीति से प्रेरित भी हो, लेकिन 90% गवर्नेंस से रिलेटेड मुद्दा जो है वो आपके अधीन होता है। वो कोई उसमें राज्यपाल आपके डे टू डे जो आप काम करते हैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करता प्रियंका है। जी इसका वो जवाब देंगे आपका फेलियर फेलियर होता है। लेकिन उसके पहले सुशांत मेहरा हमारे सहयोगी ने विजेंद्र गुप्ता से बातचीत की है, जरा सुनते हैं। हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद हैं दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता जी। गुप्ता जी, आतिशी ने बतौर मुख्यमंत्री की पद की शपथ जो है वो ले लिया, क्या कुछ कहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि ये तो सिर्फ एक रस्म अदायगी है। सरकार तो रिमोट से चलेगी, डम्मी सेटअप है। लोगों को एक चुनी हुई सरकार जिसकी अपेक्षा होती है जो अपने विवेक से फैसले ले, ऐसा नहीं है। और पिछले 8 महीने का हिसाब चाहिए। जो जेल से सरकार चलाने की बात की थी तो दिल्ली में सरकार नहीं चली, 50 लोग मर गए उन पानी के भरने से, उस बारिश से, थोड़ी सी बारिश से। उसका जवाब भी केजरीवाल जी को ही देना है। रिमोट कौन हमारे सवाल आज भी केजरीवाल जी के सामने है और दिल्ली के अंदर जो कुशासन है उसकी जिम्मेदारी भी केजरीवाल की है। रिमोट की आपने बात करी, कौन सा रिमोट? कैसे रिमोट? तो देख टीवी जैसे आज तक चलता है ना रिमोट से, और रिमोट से बंद होता है। तो टीवी का अपना कुछ नहीं है, जो कुछ है रिमोट में है। तो रिमोट है केजरीवाल के हाथ में। जो सरकार के मुखिया, पार्टी के मुखिया खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो एक साफ शासन देने की स्थिति में कैसे हो सकते हैं? क्या लगता है कि आतिशी अगले जो 4 से 5 महीने का वक्त है उसमें कामकाज कर पाएंगे? मुझे तो लगता है कि जो भी एजेंडा सेट करेंगे ये लोग, वो सिर्फ
एक रसम अदायगी होगी, क्योंकि एक तरह से केजरीवाल जी का जो रेजिग्नेशन है वो एक तरह का एक्सेप्टेंस है करप्शन का, और ये मजबूरी में दिया हुआ रेजिग्नेशन है। ये कोई उसको आप पोस्चरिंग कुछ भी करें, लेकिन आप देखिए ये बात तो सही सिद्ध हो गई कि जेल से सरकारें नहीं चलती हैं, और जो भ्रष्टाचार करेगा और भ्रष्टाचार में फंसेगा तो उसको तो सत्ता छोड़नी ही पड़ेगी। और केजरीवाल जी ने 6 महीने कोशिश की कि मैं सत्ता से कुर्सी से चिपका रहूं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको सत्ता से अलग होना पड़ा, क्योंकि सरकार कभी जेल से चल सकती है और ना ही किसी मुजरिम के हाथों चलाई जा सकती है। आखिरी सवाल, आज कई सारे विषयों में जब शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपके साथ थे और कई सारी फोटो जो है वो सामने आ रही, इसमें अरविंद केजरीवाल आपसे बातचीत कर रहे हैं, वो आपसे बातचीत, क्या मुस्कुराहट भी थी चेहरे पर? मेरे पास बैठे हैं, जेल से आए हैं, तो 6-8 महीने बाद तो जरा ताजा हवा में सांस ले रहे हैं, तो बस यही है, पहले जेल पे थे अब बेल पे हैं। चर्चा भी काफी ज्यादा चल रही थी, हंसी मजाक भी चल रहा था, कुछ मजाकिया भी था, कुछ खास था? देखिए कार्यक्रम है, साथ बैठे हैं, कुछ कह रहे हैं मुझसे, तो मुझे सुनना है और जितना संभव हो कम से कम जवाब देना है। हमारे साथ विजेंद्र गुप्ता जी हैं, हमारे साथ विजेंद्र गुप्ता जी, इनका साफ तौर पर कहना था कई सारी चीजों की चर्चाएं जो है वो हुई, लेकिन सीधे तौर पर आतिशी से कई सारे उम्मीद के साथ जो है वो नई सरकार जो है वो आई है। देखते हैं कि कितना कामकाज जो है वो होगा, लेकिन एक डमी के तौर पर मुख्यमंत्री के रूप में काम करेंगी आतिशी। कैमरा पर्सन अनिल जायसवाल के साथ सुशांत पैरा, दिल्ली, आज तक। 2 बार सवाल पूछकर हमारे संवाददाता ने अंदर की बात निकालने की कोशिश तो की, लेकिन किनारे से विजेंद्र गुप्ता यहां से निकल गए। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अरविंद केजरीवाल अब राजभवन से निकलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। यहां पर अरविंद केजरीवाल पूर्व मुख्यमंत्री अब यहां से जाते हुए राजभवन से आतिशी, जो कि नई मुख्यमंत्री राजधानी दिल्ली की बन चुकी हैं, वो भी बैठी हुई हैं इसी एक ही गाड़ी में। दोनों इस वक्त निकलकर जा रहे हैं और ये भी अपने आप में बेहद दिलचस्प तस्वीरें हैं। आगे की सीट पर वो बैठी हैं, पीछे की तो इन तस्वीरों के जरिए, और इसी में डिप्टी सीएम पूर्व मनीष सिसोदिया भी इसी गाड़ी में बैठे हुए हैं। तो आशुतोष जी, ये बताने की कोशिश है कि देखिए ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट यानी कि आगे की सीट पर आतिशी ही है, कोई गलतफहमी नहीं पाले, अरविंद केजरीवाल यही बता रहे हैं। बट बैक सीट ड्राइविंग कौन कर रहा? देखिए, ओरिजिनल मुख्यमंत्री और ओरिजिनल डिप्टी चीफ मिनिस्टर दोनों पीछे हैं, आगे आप बैठे रहिए, मैंने आपका चेहरा आगे है लेकिन पीछे से। देखिए, मैं पहले भी कह रहा हूं, अभी मुझे लगता है कि ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें आम आदमी पार्टी को कोई बहुत फायदा नहीं पहुंचाती। अगर ये परसेप्शन ये बनेगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है वो किसी और के कहने पे चल रही है, तो मुख्यमंत्री की गरिमा को भी नुकसान पहुंचता है और आतिशी की अपनी पर्सनैलिटी को भी नुकसान पहुंचता है। मुझे लगता है कि ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा, ऐसा कोई लीडर नहीं होगा, मंत्री नहीं होगा जो अपने सर्वोच्च नेता से सलाह मशविरा ना करता हो। सब करते हैं, कोई ये कहे कि ऐसा नहीं होता। अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार है तो क्या आरएसएस से सलाह मशवरा नहीं होता? लेकिन अगर ये परसेप्शन बन जाए पूरी तरीके से कि आरएसएस ही सरकार को कंट्रोल कर रहा है या बाला साहब ठाकरे ही शिवसेना की सरकार को कंट्रोल कर रहे हैं, तो फिर उससे नुकसान होता है। फिर लोगों को लगता है कि मुख्यमंत्री पावरलेस है। लेकिन इसमें कोई छिपी हुई तो बात नहीं है लेकिन ना, इसमें क्या छिपी हुई है? एक बार में एक छोटी सी टिप्पणी का बोलिए। देखिए, सत्ता एक ऐसा लासा है, गोंद जिसे कहते हैं, जब एक बार आदमी उस कुर्सी पर पहुंचता है ना, तो अपने मेंटर को सबसे पहले, राजनीति का एक पहला वसूल है, अपने मेंटर को सबसे पहले धक्का देता है। ये कोई आवश्यक नहीं कि सब कोई ऐसा ही करे और आतिशी भी ऐसा ही करें, लेकिन हम जब चंपई सोरेन का किस्सा जब आया था, हमको लगा था कि खड़ाओं को ज्यों कहते हो लौटा देना, तो भारत कहने के लिए जरूर होता है लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री के तौर पर जब नीतीश कुमार ने कुर्सी छोड़ करके और दूसरे को बनाया, तो जब वो हटे तो अपना सारा भड़ास निकालते हुए हटे। देखिए, वैसे ही चंपई सोरेन जो है वो झारखंड में जब हटे तो लगा था कि ये बड़ा स्मूथ जो है वो ट्रांजिशन हुआ पावर का। जयललिता जी के जेल जाने के बाद पन्नीरसेल्वम भी तो मुख्यमंत्री बने थे, उनके फोटो लेकिन आप एक बात ये भी समझिए ना कि जब बाला साहब ठाकरे ने मनोहर जोशी को मुख्यमंत्री बनाया, बिल्कुल, तब तो कुछ नहीं हुआ। देखिए, दिल्ली की स्थिति में और आम आदमी पार्टी की स्थिति में फर्क है। पार्टी थी, वो कार्डर बेस्ड पार्टी है और वहां पे दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली की पॉलिटिक्स और अरविंद केजरीवाल और जो आतिशी के बीच का जो रिलेशनशिप है, वो बिल्कुल अलग तरीके के रिलेशन है। वहां आप ये उम्मीद नहीं करिए कि जीतन राम मांझी हो जाएंगे चंपई सोरेन, वो मैं नहीं मानता। मैं दूसरी बात कर, मैं ये कह रहा हूं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की गरिमा होती है, आप उसको कमजोर मत करिए। भले ही पीछे से जो कुछ भी
मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि कोई कैबिनेट मिनिस्टर मुख्यमंत्री जी जो है वो बिना अरविंद केजरीवाल के सलाह के कोई फैसला करेंगे, लेकिन अगर ये बात पब्लिक होती है तो उससे मुख्यमंत्री की कुर्सी की गरिमा को नुकसान पहुंचता है। लेकिन यहाँ आम आदमी पार्टी के नेताओं को क्या हो गया है? मतलब जितने भी चेहरे अब तक मीडिया कैमरे में सामने आए, सबका यही कहना है कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना है। इस वजह से ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं आ रही हूँ, ये अच्छी स्थिति कतई नहीं कही जा सकती है कि आतिशी के तौर पर नई मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता को अगर मिलती हैं तो आप उनकी बात करने की बजाय आम आदमी पार्टी कामकाज कैसे करेगी उसकी बजाय आप बार बार सारा जोर इस बात पर दे रहे हैं कि चूंकि अरविंद केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है, इस वजह से आपको कामकाज करना है। ये स्थिति आशुतोष जी तो ठीक नहीं होगी दिल्ली के लिए, खुद आतिशी के लिए भी ठीक नहीं है। बिल्कुल भी ये स्थिति ठीक नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि देखिए, आपको 10 साल की इनकम्बेंसी को भी न्यूट्रलाइज करना होता है ना। और अगर अरविंद जी हट रहे हैं तो उससे एक ये भी होता, चलो एक नया फेस आया है, नए तरीके से काम होगा, उनको लेके अगर कहीं किसी के लोगों की नाराजगी भी न्यूट्रलाइज होती है। लेकिन अगर ये परसेप्शन जो बार बार बनाने की कोशिश कीजिए हमें अरविंद केजरीवाल को लेके जाना है, इसकी जगह अगर ये कहते हमें दिल्ली की सेवा करनी है और अरविंद केजरीवाल के आशीर्वाद से हम दिल्ली की सेवा करेंगे तो शायद ज्यादा बेहतर नैरेटिव। ठीक है, आपकी बातें हो सकता है आम आदमी पार्टी के कुछ काम आ जाए। पंकज जैन हमारे साथ है। पंकज, बात कीजिए, आपके साथ कैलाश गहलोत है, बातचीत कीजिए पंकज। बिल्कुल, कैलाश गहलोत ने अभी अभी शपथ ली है मंत्री के तौर पर। सबसे पहला कामकाज पर फोकस क्या रहेगा मंत्री के तौर पर? और नई मुख्यमंत्री आतिशी, महिला मुख्यमंत्री, खुश हैं आप? देखिए, हम सबका संकल्प एक ही है कि किस प्रकार से आने वाले चुनाव में जो हम कह रहे हैं जनता की अदालत, उसमें हमें जाना है। और आने वाले विधानसभा के जो चुनाव हैं 2025 में, उसमें हमें माननीय अरविंद केजरीवाल जी को वापस लेके आना है। तो वो हमारा संकल्प है, वो हमारा गोल है। और हम उसी की जो माननीय अरविंद केजरीवाल जी का जो एक विजन है, जो उनका आइडियोलॉजी है, जो उनके विचार है, विचारधारा है, उसी को मार्गदर्शन के रूप में लेते हुए हम दिल्ली की जनता के लिए जिस प्रकार से पहले काम कर रहे थे, आगे भी हम उसी प्रकार से काम करते रहेंगे। अब चूंकि चुनाव नजदीक है तो मंत्री होने के नाते क्या चुनौती रहेगी आपकी? सबसे बड़ी 2 चुनौती क्या रहेंगी आपकी? चुनौती तो जो काम लोगों की पेंडिंग है वो हमें पूरे करने हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि जैसे कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि अगर आपकी नीयत साफ है, अगर नीयत आपकी काम करने की है तो फिर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलता है। लेकिन आपकी टक्कर भाजपा से है। भाजपा हमेशा भले सीट नहीं पाती है लेकिन वोट बैंक देखे तो चुनाव में उनका ज्यादा रहता है। तो ऐसे में आपकी चिंता वो भी रहेगी, वो लगातार आपका घेराव करने की कोशिश करती है दिल्ली में। देखिए, चुनाव में मुकाबला तो किसी न किसी से होना है, लेकिन जिस प्रकार से दिल्ली की जनता ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3-3 बार उन्होंने, दिल्ली की जनता ने उनके बेटे भाई अरविंद केजरीवाल जी को आशीर्वाद दिया, आम आदमी पार्टी को आशीर्वाद दिया। मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले चुनाव में भी बहुत बढ़िया तरीके से और भारी बहुमत के साथ हम विजयी होंगे। एक सवाल मेरा ये है, क्योंकि आप ट्रांसपोर्ट मंत्री भी हैं, आपका पहला ऐसा क्या काम होगा? क्योंकि जाहिर है अब सर्दियों का मौसम आ रहा है, प्रदूषण का वक्त होगा, सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है पर्यावरण और ट्रांसपोर्ट विभाग की, कई अहम योजनाएं लागू करनी होती हैं, उस पर फोकस रहेगा क्योंकि लोगों की नजर आप पर रहेगी, चुनाव भी आ रहा है। देखिए, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, केवल ट्रांसपोर्ट की बात करूं, दिल्ली सरकार अलग अलग विभाग जो हमारी प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई रहती है उसमें सबने बड़ी अहम भूमिका निभाई। लेकिन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मेरे ख्याल से लगातार पूरे साल 365 दिन काम कर रहा है। जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक बसेस का इंडक्शन हुआ है, जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक ऑटोज का इंडक्शन हुआ है, तो उसमें बाहरी कमी आई है। अभी आप देख रहे हैं ये सारी इलेक्ट्रिक बसेस आपके सामने से निकल रही हैं। तो आगे भी यही रहेगा कि और इलेक्ट्रिक बसेस का इंडक्शन हो। अभी आपने पढ़ा, देखा था आपने, ये ग्रामीण सेवा भी, तो हमारी जितनी भी जो भी अगर किसी का परमिट भी एक्सपायर हो रहा है और रिप्लेसमेंट की भी बात है, या नया कोई टैक्सी भी अगर इंडक्ट हो रही है, कैब एग्रीगेटर पॉलिसी में जो टारगेट्स दिल्ली ने सेट किए हैं पोल्यूशन को माइंड में रखते हुए, उतने एग्रेसिव टारगेट्स पूरे देश में कहीं भी उस प्रकार से नहीं सेट किए। तो मुझे पूरा यकीन है कि इस बार जब हम ट्रांसपोर्ट का जब हम पोल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें बाहरी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या चुनाव जीत की ओर अग्रसर होंगे आप लोग? क्या अब तैयारी चुनावी प्रचार पर होगी? आप नजफगढ़ विधानसभा से आते हैं, हरियाणा में भी चुनाव हो रहा है, एक इफेक्ट वो भी है कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कोई असर दिल्ली के कामकाज का वहां पर होगा? और दूसरा, दिल्ली में क्या तैयारी है आपकी चुनाव के लिए? नहीं, दिल्ली में पूरी तैयारी है। कल अरविंद केजरीवाल जी जो जनता की अदालत
में कल वहाँ पर सभा है। उसके बाद और जैसे ही हरियाणा के चुनाव खत्म होंगे तो पूरा टाइम अरविंद जी जो है वो दिल्ली के चुनाव और दिल्ली की जनता के बीच जाएंगे और जो गोल है और जो किस प्रकार से लोगों के बीच जाना है, जो हमने अच्छे काम किए हैं उनको कैसे बताना है या कहीं अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कैसे दूर करना है, वो अरविंद केजरीवाल जी लगातार हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि हमें इस बार भी अच्छी सफलता मिलेगी। आपने सुना चित्रा, यहाँ पे मंत्री कैलाश गहलोत शपथ लेने के बाद तो ये भी बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो कल जनता की अदालत शुरू करने जा रहे हैं उसका प्लान क्या है। लोगों के बीच जाएंगे अरविंद केजरीवाल, अलग अलग विधानसभा में लोगों की समस्याएं सुनेंगे और उसके आधार पर चुनावी मैदान में उतरने की भी तैयारी है, क्योंकि अब सारी की सारी नजर जो है वो चुनाव पर ही रहेगी, तो कामकाज भी चुनाव आधारित ही रहने वाला है। ये बड़ी बात यहाँ पर कैलाश गहलोत ने बताई है। चित्रा, यकीनन आगामी चुनावों के मद्देनजर आम आदमी पार्टी को पूरी ताकत से जुटना होगा, लेकिन उतनी ही ताकत जफर इस्लाम साहब भारतीय जनता पार्टी को भी लगाना होगा। देखिए 1993 में जब पहली बार बीजेपी की आपकी दिल्ली में सरकार बनी, आप लोगों ने 49 सीटें जीती। उसके बाद लगातार आपका ग्राफ गिरता गया और 98 के बाद आज तक विधानसभा में आप लोग कभी भी सरकार में नहीं आ पाए जफर इस्लाम साहब। तो ऐसा इस बार क्या हो जाएगा कि आपको उम्मीद है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के ऊपर बाजी मार ले जाएगी? देखिए बिल्कुल साफ है। 2-3-4 बातें बताऊंगा आपको जो बहुत अहम बातें हैं। पहली बात कि आज आपने हर नेता को सुना, आप हर नेता को, आपके हर नेता को, और हर नेता एक ही बात कह रहा है कि मुझे केजरीवाल को वापस लाना है। कोई जनता के 6 महीने से जनता त्राई कर रही है, वो जेल में रह के कोई फैसले नहीं ले पा रहे थे, जनता सफर कर रही थी, लेकिन जनता की चिंता नहीं, उनको चिंता है कि केजरीवाल को वापस लाना है, प्रॉक्सी सरकार रिमोट कंट्रोल से चलाना है और उनको वापस लाना है, जो कि जनता समझ चुकी है। पहली बात। दूसरी बात, जो करप्शन हो रहा था उसको रोकने के लिए आतिशी जी को बोलना चाहिए था कि हमारे सरकार में कुछ करप्शन हुए हैं, गलत हुए हैं फैसले, हम उसकी जानकारी, हम उसकी जांच करवाएंगे और जो भी लोग होगा उसको दंडित करेंगे, लेकिन जांच करवाएंगे ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस जीती। लेकिन वही फिर से बात हुआ कि झोला छाप के साथ लग गई झोला भरने के लिए और कह दिया कि भाई उनको ही बनाना है, ताकि जो करप्शन हो रहा था चेहरा बदल के करप्शन करते। तीसरी बहुत अहम बात जो है कि आपने जिस तरह से लोगों को वायदे किए थे 2013, 14, 15 में, वो तो वायदे आज तक पूरे नहीं हुए। अब भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल ये सब बातें कहने के बाद बिल्कुल जनता समझ गई कि एक ऐसी सरकार है जो कि गारंटी देती है तो करके दिखाती है, चाहे डिफिकल्ट हो या बहुत डिफिकल्ट हो, लेकिन करके डिलीवर करके जनता के बीच में जाके जनता के लिए काम करती है। और एक पूरे टाइम जनता को छोड़ के वो एक मनुष्य, एक आदमी के लिए पूरी पार्टी लगी कि उसको सेवा करते रहे। मतलब कितना केजरीवाल जी सत्ता का मोह कितना उनको, उन्होंने यहाँ पर बैठे आशुतोष जी और ऐसे बहुत सारे अच्छे लोग जो एक टाइम लोगों का कॉन्फिडेंस लेके जुड़े थे, लेकिन खुद विचलित होकर छोड़ गए, इसलिए कि वहां पर उनको लगा कि जिस पर्पज से हमने ज्वाइन किया था, जो हमारा मकसद था कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन का, वो तो पूरा दिखता नहीं, बल्कि यहाँ करप्शन ही करते जाओ, करप्शन की मशीन बना दो, इसलिए वो सब छोड़ के गए, या फिर उनको छुड़वा दिया, जो अलग स्टैंड लिया उन लोगों को छुड़वा दिया। तो आज जनता बेवकूफ नहीं है, जनता के आंखों में बार बार धूल झोंक नहीं सकते, जनता समझ चुकी है और अब पूरे तौर से मुखौटा उठ चुका है। और जिस तरह से इन्होंने बार बार केजरीवाल को वापस लाने का जो इरादा दिखाया है, वो इरादा नाकामी नहीं, बिल्कुल हर तरह से विपक्ष हो जाएगा और जनता इनको हराएगी और हम लोग फिर से इस बार जीत करेंगे। जफर साहब का आज जन्मदिन भी है, तो बड़ी कठिन पिच पर आपको बैटिंग करने के लिए भेज दिया है आपकी पार्टी ने। मैंने सवाल पूछा था 98 के बाद क्या बदलाव आपने कर दिया कि दिल्ली की जनता आपको चुनेगी, उसका जवाब आपकी ओर से नहीं दिया गया। लेकिन प्रियंका कक्कड़ जी आपके पास आती है, मैं आ रही हूँ आपके पास। प्रियंका कक्कड़ जी, मेरा सीधा सा सवाल है, देखिए 10 सालों की एंटी इनकम्बेंसी, भ्रष्टाचार के, बोलिए 10 सेकेंड, बोल लीजिए, बोलिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि देखिए पिछले 10 सालों में जिस तरह से हमने पिछले 10 सालों में, धन्यवाद चित्रा जी, पिछले 10 सालों में जिस तरह से हमने लोगों की सेवा की है, लोगों का मन जीता है, लोगों का कॉन्फिडेंस जीता है, लोगों के लिए समर्पित होकर बिल्कुल काम किया है, वही सबसे बड़ी
जो है हमारे लिए कुंजी होगी लोगों के बीच में जाके लोगों का कॉन्फिडेंस जो जीतने का, और हमने जीता है। और अभी इसलिए जब जेल से लोकसभा चुनाव के दौरान जमानत मिली थी अरविंद केजरीवाल को, जनता की अदालत में जाकर बार बार उनकी ओर से इस बात को गिनाया गया कि बीजेपी ने मुझे जेल में डाल दिया है, अगर आप मुझे वोट देंगे तो फिर मुझे जेल दोबारा नहीं जाना पड़ेगा, तमाम तरह की बातें। लेकिन दिल्ली की जनता ने बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया, वो भी तब जब आप लोग कांग्रेस पार्टी के साथ चुनावी मैदान में गए थे। 10 सालों की सत्ता विरोधी लहर, भ्रष्टाचार के आरोप, कथित शीश महल को लेकर ये लोग लगातार सवाल आप लोगों के ऊपर उठाते रहे हैं। कैसे पार पाएंगे इन तमाम आरोपों से? प्रियंका कक्कड़ जी, आप। चित्रा जी, दिल्ली का एक पैटर्न रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारा वोट शेयर इम्प्रूव हुआ पिछली लोकसभा से, पर दिल्ली का एक पैटर्न रहा है, उन्होंने हमेशा बीजेपी को लोकसभा दिया है और आम आदमी पार्टी को विधानसभा दिया है, और वो रिपीट होता दिख रहा है। पहली चीज जो, एक तो जफर इस्लाम जी को जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक, उन्होंने 3 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जिसका मैं जवाब देना चाहूंगी। पहले तो जफर सर, क्या है कि आज आपने सही कहा कि जनता बहुत इंटेलिजेंट हो चुकी है, उनको पता है कि करप्शन में अजीत पवार भी भाजपा ज्वाइन कर दिए, छगन भुजबल भी भाजपा ज्वाइन कर दिए, हेमंत बिस्वा शर्मा भी भाजपा ज्वाइन कर दिए, शुभेंदु अधिकारी भी भाजपा ज्वाइन कर दिए, और उनके ऊपर कोई जांच नहीं हो रही, जनता को ये पता है। दूसरी चीज आपने कहा जेल से कोई काम नहीं कर पाए, आपने दिल्ली में जो बुजुर्ग लोग थे उनकी 300 रुपया पेंशन रोकी थी, जो 2500 रुपया है, जेल से इंश्योर किया अरविंद केजरीवाल जी ने कि 2200 रुपया जो दिल्ली सरकार देती है वो तो दो, आपका 300 तो प्रति व्यक्ति आना नहीं था। तीसरी चीज आपने कहा आप जनता के बीच में अपने वादे लेके जाएंगे, तो सर क्या लेके जाएंगे? आपने कहा था 2 करोड़ आप रोजगार देंगे प्रति वर्ष, आपने कहा था पेट्रोल 35 रुपए का होगा, आपने कहा था $1 का होगा, आपने कहा कि 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में जाएंगे। तो जनता सब देख रही है और भली भांति बहुत समझदार है, जनता को यह भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को बेल देते हुए क्या क्या टिप्पणियां की ईडी और सीबीआई के खिलाफ, और ईडी और सीबीआई किसके द्वेष में काम, किसके कंट्रोल में काम कर रही थी। और लास्टली चित्रा जी, संगीत रागी जी ने भी बहुत सारे आरोप लगाए थे कि सामने कुछ पीछे कुछ, तो संगीत रागी जी आपको भी सामने से बोलना चाहिए कि आप भाजपा के समर्थक हैं और राजनीतिक विश्लेषक नहीं है, तब तो आपकी बात में कोई दम होगा और तब जवाब लेती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो जफर इस्लाम जी को आज उनके जन्म दिवस पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप दीर्घायु हों और भारतीय जनता पार्टी की सेवा करें, मुस्लिम समाज में भारतीय जनता पार्टी को ले जाएं, ऐसी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। दूसरी बात, देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हूं या नहीं हूं, ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। मुझ पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने से यदि आपको संतोष मिलता है तो आप कीजिए, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को भी ये प्रश्न पूछने का अधिकार है, यदि वो टेलीविजन स्टूडियो में है, कि पराली के मुद्दे पर आपकी राय जो पहले होती थी, जब आपके पंजाब में सरकार बन गई तो उसके बावजूद भी आप पंजाब सरकार को न कोस करके हरियाणा सरकार को आपने कोसना शुरू कर दिया। आप जल की किल्लत यहाँ पर हो रही थी, टैंकर माफिया यहाँ पर काम कर रहा था, आप एक वैकल्पिक और एक नई राजनीति की शुरुआत करने जा रहे थे, और आप उसी जाकर के उसी कीचड़ और दलदल में आप फंस गए थे। जिस लालू प्रसाद यादव को और श्रीमती सोनिया गांधी को आप अरेस्ट करने की बात कर रहे थे, जिस राजीव गांधी से उनके भारत रत्न छीनने की बात कर रहे थे, जिस ईडी से आप रोज गुहार लगाते थे कि इनको बंद क्यों नहीं करते हो, आप उन्हीं के जाकर के आप गोद में बैठ गए। आप अपने लिए राजनीति का और मूल्यबोध का अलग पैमाना है, दूसरों के लिए अलग पैमाना है, इसलिए ये चीजें इनको दिखाई नहीं, जलंधर में गीता कोड़ा नहीं दिखी, आशुतोष जी से मैं टिप्पणी लेना चाहूंगी। चूंकि नए मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी पारी का आगाज हुआ है, तो चलते चलते लाइटर नोट पर, चूंकि आशुतोष जी भी स्टूडियो में नीला रंग पहन कर आए हैं, नीला और पीला आम आदमी पार्टी का पीछे मुझे वॉल दिखाई दे रहा है, प्रियंका कक्कड़ जी रिजाइन नहीं किए होते तो आज मुख्यमंत्री होते। आज मुख्यमंत्री जी नीले रंग में आई हैं, अरविंद केजरीवाल तो नीले रंग की शर्ट में आते ही हैं, तो कुछ खास है क्या? मतलब पुरानी यादें ताजा करने के लिए तो नहीं आशुतोष जी? आपको शायद अंदाजा नहीं है, मेरी मारुति का रंग भी नीला है और अरविंद जी के मारुति का भी रंग नीला ही था। रंगों की राजनीति बहुत होती है इस देश में, इस वजह से इसी के साथ कार्यक्रम का हम समापन करते हैं। ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। कुल मिलाकर ये जो आतिशी पारी है वो दिल्ली में कितना कमाल आम आदमी पार्टी के लिए दिखा पाती है, देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन तीसरी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर एक महिला चेहरा दिल्ली में आना यकीनन ये अपने आप में बड़ी बात है। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए।